अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं 2023 के एमसीक्यूज AQB बोर्ड के। तो इसमें हम सबसे पहले जो है देखेंगे। यहाँ इस दफ़ा हमें एक एडवांटेज है कि फार्मूला शीट गिवन है। तो फार्मूला शीट में आप देख लें, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के कुछ फार्मूलाज गिवन है फंक्शन लिमिट्स के। जैसे फर्स्ट वन है सैंडविच थ्योरम। सेकंड वन जो आपको दिया है एक और थ्योरम है, और इसमें जब कॉन्जुगेट लेके हम सॉल्व करते हैं, ये आपको इस तरह के क्वेश्चन जो इस फार्मूले से रिलेटेड हैं वो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 के जो कुछ लास्ट के पार्ट हैं उसमें दिख जाएगा। थर्ड फार्मूला जो लिखा है ये भी इसमें यूज होता है। ये थ्योरम है इसका, और इसका भी 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट इस यही क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है उसके लिए, और ये भी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये मुख्तलिफ थ्योरम्स हैं जो स्पेशली एक्सरसाइज 1.3 में यूज हो रहे हैं। ठीक है। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फार्मूला वो डिफरेंशिएशन लिख के दे दिए। डेरिवेटिव्स हैं, ये आपके इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे। टेलर सीरीज है, मैक्लॉरन सीरीज है। इंटीग्रेशन के अलबत्ता बहुत ही कम, सिर्फ 6 इंटीग्रेशन लिख के दिए हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं आपके लिए। आप बाकी आपको याद करके जाने। इसी तरीके से प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री में सबसे पहले पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला दिया है, 2 पॉइंट इक्वेशन दी है, मिड पॉइंट फार्मूला है। उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला है, फिर सिमेट्रिक फॉर्म दी हुई है इक्वेशन की, डिस्टेंस फार्मूला दिया है। इसी तरह से टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, एंगल का फार्मूला है, जॉइंट इक्वेशन का एंगल मालूम करने का है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का है, और लास्ट वन जो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का है। इसी तरीके से सर्कल के हैं, फिर पैराबोला के हैं, हाइपरबोला, एलिप्स। मेन चीज़ें सारे नहीं है, कुछ हैं वेक्टर्स दिए हुए, डॉट प्रोडक्ट है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। लास्ट वन जो दिया हुआ है वो आपको स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है। उसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी। चलें जी, फर्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो हमारे पास जो है वो द डोमेन ऑफ द फंक्शन मालूम करना है, और डोमेन फंक्शन की निकालते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास x-2 ये एक मॉडुलस फंक्शन है। अगर मैं इसमें कोई भी रियल नंबर लगा दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 2 भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, तो हमारे इसका करेक्ट आंसर है रियल नंबर्स। कोई सा भी रियल नंबर, इवन पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई भी हो, कुछ भी लगाएंगे मॉडुलस हम इसका आंसर पॉजिटिव ही देगा। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास है। इसको सिंप्लीफाई करके देख लें। इनवर्स जब भी निकालना हो इसको y ले लें, और ये हो गया 3 - x/5। एलसीएम ले लें क्योंकि हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, या फिर आप इसको पॉजिटिव कर दें, x/5 इज इक्वल टू 3 - x, और x इज इक्वल टू 5 × 3 - y। और ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू 15 - 5y। इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 15 - 5x। तो 15 - 5x ये हमारा सी पार्ट है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरीके से द ऑप्शन दैट एग्जाम्प्लिफाइज एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होते हैं इसमें हमारे पास सिंगल वाई होता है। वाई आप इस इक्वेशन में देख लें, वाई 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा पावर है और एक वाई यहाँ भी लिखा है। इसी तरीके से यहाँ u इंटू वी लग सकता है। तो ये इम्प्लिसिट है, ये भी इम्प्लिसिट है, और ये भी इम्प्लिसिट है, सिर्फ ये एक्सप्लिसिट है। तो सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब है कि वाई इज डिपेंड ऑन एक्स। एनी नंबर वाई इन द इंटरवल 5, 10 कैन बी रिप्रेजेंटेड। अच्छा, अब यहाँ आप ये देखें, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है।
क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है 5 विल चेक एज वेल एज इंक्लूड। तो ये इक्वालिटी के निशानी, तो हम इसकी जो है अगर इसको इंटरवल में लिखना चाहेंगे तो एक्सप्रेस करेंगे 5 लेस देन एंड इक्वल टू y और लेस देन 10। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इक्वालिटी का इसमें यहाँ ये भी सी भी ठीक है, लेकिन सी में 10 अगर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट होता तो चलेगा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो हम 10 को यूज नहीं कर सकते, कि आप कहें कि इसको हम यूज कर लें। ठीक है। तो अच्छा जी, ठीक है। अब हमारे पास आ गया द डेरिवेटिव ऑफ, ये हमारे पास 4 MCQs, चैप्टर 1 से हमारे पास जो है वो 4 MCQs हैं। तो हम चैप्टर नंबर 1 की सिर्फ 4 MCQs को देख रहे हैं। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास 4 MCQs हैं। इसके बाद अब हमारे डेरिवेटिव की MCQ शुरू होगा। द डेरिवेटिव ऑफ 1/√x - a² विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव के लिए आप इसको ऊपर ले जाएं, x - a² पावर 1/2, और इसका पावर पहले, बेस रिपीट, पावर एक कम, और बेस का डेरिवेटिव। अब बेस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, और -a² का डेरिवेटिव 0, यहाँ 2a नहीं ले सकते आप। ठीक है, ये नहीं होगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो इट बिकम्स 1/2, और नीचे आ जाएगा √x - a²। तो अब ये देख लें, ये कहीं पर है इस तरह से, 1/2। अब इन दोनों में आ रहा है 1/2। तो यहाँ पर ये देखें, इसकी पावर इन्होंने नेगेटिव ही लिखी है, इन्होंने नीचे नहीं लाए, तो इसी फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो डी इज द राइट आंसर। तो आप ये कह सकते हैं कि डी जो है, इसकी पावर इन्होंने इस फॉर्म में लिखी है तो भी चलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो डी इज द राइट आंसर। इफ y इक्वल्स टू f ऑफ z एंड z इक्वल्स टू h ऑफ x, देन dy/dx। ये हमें दो फंक्शन दिए हुए। अब dy/dx निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू dy/dz इंटू dz/dx। तो आप देख लें ये कहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा कुछ, dy/ds, dz और dz/dx बी में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास, क्योंकि हमें x नीचे लाना था, इसीलिए हम यहाँ dz/dx, इसको हमने इस तरह से ये चेन रूल बताया। अच्छा जी, इफ t इज इक्वल्स t ऑफ x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3 प्लस कॉस इनवर्स x/3, देन dt/dx, ये हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं dt/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। तो ये हम पूरा जो है x कंसीडर कर रहे हैं, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1/√3²। ठीक है। तो इसी तरीके से एक मिनट में इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दूं। मैं यहाँ पे पहले लिख के दिखा दूँ आपको, d/, यानी साइन
इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/√1 - 1/√3²। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/√1 - 1/9। यहाँ एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा √9 - 1, तो ये हो गया 1/8/9। और ये बाहर अगर आ जाए तो ये हो जाएगा 1/8/3। 3 ऊपर चला जाए, इट बिकम 3/√8। सही। तो ये हमारे पास इसका आ गया। और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास, वो हम यहाँ लिखेंगे। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है -1/√1 -1 -x²। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो √1 - x/3 होल स्क्वायर, ये हो गया 1 - x²/9। एलसीएम ले लें तो वही आ जाएगा 9 - 8। 9 - x²/9, ये आ गया 3। तो ये ऊपर चला जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास तो यहाँ हमारे पास ये चीज़ तो बन गई। 1 मिनट। 1 मिनट, आई एम सॉरी। सॉरी, एक चीज़ मैंने सॉल्व कर दी थी, अब ये वीडियो में देख लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना, सॉरी, उस वक्त भूल गया। ये एक्स कंसीडर नहीं होगा, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये एक कांस्टेंट है, यानी अगर आप इसको देखें साइन इनवर्स 1/√3 आप लिखेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है कि एक नंबर जनरेट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हमारे पास dt/dx जो है यहाँ पर, इसका जो है 0 आ गया। और प्लस कॉस इनवर्स का वही हम करेंगे -1/√1 - x/3 अब आप इसको सिंप्लीफाई जब करते हैं तो ये बन जाएगा -1/√, ये 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 - x²/3 9। और 9 बाहर निकल के रूट से ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -3/√9 -x²। तो आप देखेंगे बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो सॉरी, ये आप रिकॉर्डिंग में देखेंगे कि मैंने पहले सॉल्व कर दिया था बहुत लॉन्ग, वो मैंने उसको एक्स कंसीडर कर दिया था। अदरवाइज ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, 8 MCQ में आप देखें, 8 MCQ में लिखा हुआ है कि 8 MCQ को अगर हम देखें, इसमें लिखा है g(x = a ln x+1 देन g(x)। इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम यहाँ लिख देंगे g(x) इज इक्वल टू ए, एक बेस है और इसके ऊपर पावर है। तो हमेशा याद रखें, जब भी किसी बेस के ऊपर से पावर को नीचे लाते हैं तो हम उस पे लॉग जो है दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं ln दोनों तरफ अप्लाई करूं तो क्या ये ठीक होगा? हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा आसान करके लिख लूं। ये हो गया मेरे पास y इज इक्वल टू a⁻ln x+1। ln y
इक्वल्स टू ln a ln x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू ln, हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ln x प्लस 1 इंटू ln a। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ln y का डेरिवेटिव हो गया 1/y dy अपॉन dx, और ln a एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x प्लस 1। ठीक है, अब ये y यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ln a 1/x प्लस 1 इंटू y की वैल्यू यहाँ गिवन है। y की वैल्यू क्या है, यानी ये जो हमने ऊपर देखी थी a, हम यहाँ y, और हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा ln a अपॉन x प्लस 1, और y की जगह हम लिख सकते हैं a ln x प्लस 1। तो अब देख लें, ऐसी कोई चीज़ यहाँ दिख रही है, ये हमारे पास दिख रहा है a ln x प्लस 1 इंटू ln a अपॉन x प्लस 1, तो c इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें कह रहे हैं कि y इक्वल्स टू cot इनवर्ट हाइपरबोलिक sin x, देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विल बी। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया cot हाइपरबोलिक sin x। अब यहाँ पर u इंटू वी लग जाएगा हमारे पास, तो क्योंकि या आप इसको ये समझ लें, हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक के बाद ये एंगल लिखा होता है, तो ये पूरा एक एंगल है, क्योंकि हम कॉट हाइपरबोलिक एक्स इस तरह से, ये पूरा एक वेरिएबल है। तो कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेक हाइपर कोसेक स्क्वायर। अच्छा, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एंगल एज इट इज साइन एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, साइन का एंगल डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो ये चीज हमारे पास बन रही है सी में, तो ये सी हमारे पास का राइट आंसर। इसी तरीके से अब आप आ जाएं 10 को, तो ये लिखा है इफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस कॉस टी स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो एफ डैश टी अगर हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, और प्लस यहाँ 1 माइनस कॉस, तो पावर रूल लगा दें, पावर पहले, बेस रिपीट, पावर एक कम, और बेस का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, और माइनस कॉस टी, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 1 माइनस कॉस टी इंटू साइन टी। देखें, ऐसी कोई चीज मौजूद है, ये रहा माइनस, नहीं प्लस का, प्लस 2 साइन टी इंटू 1 माइनस कॉस टी, आगे पीछे करके लिखा है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं 11 पे। फॉर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स 2x³ माइनस 1, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट -1 -3। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इसका डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx, और ये हो गया 6x², और अब हम यहाँ dy अपॉन dx यानी टेंजेंट का -1 -3 पे निकालेंगे, ये कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल रहे हैं x और -1², तो इट बिकम 6, और टेंजेंट नॉर्मल हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/6। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा था हमसे, तो जब भी हम डेरिवेटिव से निकालते हैं तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, फिर हम उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ गया सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। पहले हम इसको फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लें। इसका पावर पहले, बेस रिपीट, पावर एक कम और बेस का डेरिवेटिव, तो इट बिकम्स 1/2 एक्स की पावर। अभी मैं इसको डबल डेरिवेटिव निकालना है इसलिए मजीद वो नहीं कर रहा। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए 1/2 कोफिशिएंट बाहर आ गया, फिर वही आ गया, पावर पहले, बेस रिपीट, पावर एक कम, तो -3/2 और फिर बेस का डेरिवेटिव 1। अब क्या हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x की पावर 3/2। तो आप देख लें 4x की पावर 3/2। ये देखें, अच्छा सी और डी एक साथ है, लेकिन यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो ये नहीं होगा, डी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओ एक मिनट, वन मिनट, यहाँ माइनस साइन भी, सॉरी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम इससे। अच्छा, अब हमारे पास एमसीक्यू काउंट कर लें, हमने 4 तक किए थे। अभी हम, मैं आपको दिखा दूं, चैप्टर नंबर 1 के 4 एमसीक्यूज थे। अब 5 से स्टार्ट हुए, 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 8 एमसीक्यूज जो हैं आपके चैप्टर नंबर 2 से आए। चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पर, ये यहाँ खत्म हो गया चैप्टर नंबर 2 के 8 एमसीक्यूज। ठीक है, तो इस तरह से आपके 12 मार्क के एमसीक्यूज हो गए और 2 चैप्टर कवर हो गए। अब आपके पास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन का एसएलओ के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही एमसीक्यू लिखा हुआ है, कोई सीआरक्यू नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज 3.5 से सिर्फ ये एक एमसीक्यू है। लिखा है द करेक्ट फॉर्म टू रिजॉल्व द रैशनल एक्सप्रेशन इनटू पार्शियल इज। अब हमने इसको, अगर इसका पार्शियल बनाना है तो आप देख लें, इसमें ये केस 2 है, लीनियर फैक्टर्स हैं और एक रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे a/x+2 प्लस b/x+1 प्लस c/x+1 होल स्क्वायर। ये भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है a/x+1 प्लस b/x+1 होल स्क्वायर प्लस c/x+2। देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन गिवन है। a/x+2 चलेगा, b/x+1 वो भी चलेगा, और c/x+1 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर c और d सेम है, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है, अगर यहाँ x के साथ स्क्वायर होता तो ये सही हो जाता d पार्ट, लेकिन अभी c पार्ट राइट है। ठीक है, d पार्ट गलत है। सेकेंड एमसीक्यू है इंटीग्रेशन का, f'(x=3x+2 होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव है तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या कर देंगे, 3 बाहर निकाल दें। यहाँ पावर रूल लग रहा है सिंपल, x+2 की पावर 3/3 प्लस c, तो ये 3 से 3 कैंसिल, आपके पास आ गया x+2 होल क्यूब प्लस c। तो ये आपके पास आ गया सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल, हमने पावर रूल लगाया और कुछ भी नहीं किया। द इंटीग्रल 9 dx, अच्छा 9 के साथ कुछ नहीं लिखा, 9 कोफिशिएंट है, बाहर निकाल दें, यानी dx, तो ये हो गया 9x+c, तो ए इज द राइट आंसर। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx=x। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमने dy=x, डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला काम ये होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब सेकंड स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे,
तो ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, तो ऐसा कोई दिख रहा है? बिल्कुल सी मुझे ऐसे ही दिख रहा है, तो सी इज द राइट। Which of the following is are correct about definite integral? It involves upper and lower limit of integration. Definite integral give a numerical value. It involves a constant of integration. तो 1 और 2 जो है मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें अपर और लोअर लिमिट होती है डेफिनाइट इंटीग्रल्स में, और दूसरा डेफिनाइट इंटीग्रल एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में नहीं होता, बस आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है। तो 1 और 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बिटवीन। तो अगर आप इसको देखें तो आप लिख सकते हैं -5 लोअर लिमिट, अपर लिमिट 5, और आपके पास एक्स डी एक्स। आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -5 से 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस -5 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, सॉरी ऊपर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया 25/2 -25/2। तो ये क्या आ गया 0। यहाँ पर हमारे पास आ गया इसका 0 स्क्वायर ये। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व हमारे पास 0 आ गया। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है। द इंटीग्रल वही ऊपर ये, अच्छा दोनों 5 दिए इज इक्वल टू। अब यहाँ पर इसको बहुत ही एक ही एमसीक्यू इन्होंने वहाँ एरिया का नाम दे दिया या। अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 लिखा है, तो इसको इंटीग्रेट करें तो x आ जाएगा 5 से 5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक ही लिमिट लगी तो 5 -5, ये भी आंसर आएगा 0, इसका भी आंसर। अगर यहाँ -5 होता तो यकीनन ये 10 हो जाता, लेकिन अगर ये बाय मिस्टेक है, ऐसी लिमिट लगाई है तो, और ट्रिक है, तो भी ये दोनों आंसर मिलते हैं। इन द इंटीग्रल sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स द यूजफुल सब्सटीट्यूशन विल बी। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं इसकी सब्सटीट्यूशन करूँ y इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स, तो आप इसको देखें, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, तो ये आपके पास आ गया साइन एक्स। बिल्कुल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यही ऊपर बन रहा है साइन एक्स और डी वाई अपॉन वो साइन एक्स डी एक्स। बिल्कुल एज इट इज, इसका मतलब है वाई इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स। ये हमारे पास की सबसे सही सब्सटीट्यूशन। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा ए एंड माइनस ए कॉमा माइनस ए इज। अब एक लाइन इससे पास हो रही है, इक्वेशन बनानी है तो आप पहले स्लोप निकाल लें। स्लोप क्या हो जाएगा, -a अपॉन -a। सो इट बिकम -2a अपॉन -2a। ये आ गया 1। तो अब आप यहाँ कोई भी एक पॉइंट ले लें, y -a इज इक्वल टू 1 x माइनस ए। मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो y माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस ए, ये कैंसिल। तो y इज इक्वल टू x, और आप कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये ए जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम।
अच्छा एक मिनट, सॉरी, यहाँ तक हमने पहले 12 एमसीक्यूज कर लिए थे। 12 एमसीक्यू थे हमारे चैप्टर 2 पे खत्म, यानी 8 एमसीक्यू हो गए थे। अब चैप्टर 3 के कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगेन 8 एमसीक्यू हैं हमारे पास, ये 20 पे खत्म हो रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर 3, ये चैप्टर 3 यहाँ पर एंड हो रहा है। और चैप्टर 3 के भी हमारे पास 8 एमसीक्यू है। तो 8 + 8 16, 16 + 4 20, तो टोटल हमारे पास 20 एमसीक्यू जो हैं कैलकुलस से 2023 में आए हैं। इसका मतलब है 2024 में भी इसी तरह होगा। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया है, एनालिटिक ज्योमेट्री, जिसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है, इफ द पॉइंट Q 13/3 डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। तो हमें x कोऑर्डिनेट मालूम करना है, तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला शीट में भी दिया हुआ है। फॉर्मूला ये होता है K1 x2 प्लस K2 x1 अपॉन K1 प्लस K2। तो अब यहाँ वैल्यू पुट इन करनी है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो अब आप यहाँ, ये K1 है, ये K2 है, तो आप लगा दें यहाँ पर 1 × 7 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 + 2 = Q। तो Q सॉल्व कर दें, ये हो गया 7 - 2/3, तो ये आ गया 5/3। तो 5/3 हमें ए में दिख रहा है, तो हम इसका आंसर ए को मार्क कर देंगे। ठीक है, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला था। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी इज √20, द वैल्यू ऑफ, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब आपके पास, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है 24 और 0। तो अब हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, हमें ए की वैल्यू निकालनी। तो √ यानी ए बी आप कैलकुलेट करें, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो गया आपके पास 5 माइनस, सॉरी 2 लिखना था मुझे, 2 - a होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 होल स्क्वायर। तो ये √2 आ गया, इज इक्वल टू 4 - 4a प्लस a स्क्वायर प्लस 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि रूट खत्म हो जाए, ए बाहर आ जाए। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 4, सॉरी मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, 16 + 4 20। सिंप्लीफाई कर दें, a² - 4a प्लस 20 - 2 = 0। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो आप वो कर लें। प्लस 18 ऐसे दो नंबर सोचे, मल्टीप्लाई करो 18 आए और प्लस करो तो 4 आए। तो कोई ऐसे नंबर हैं तो उसको देख लें। सॉरी, A1 मिस्टेक, 20 x 20, आई एम सॉरी। तो 20 कैंसिल विद दिस 20। ठीक है, तो आई एम सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई थोड़ी सी, मैंने 2 लिख दिया 20 की प्लेस पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, a² - 4a = 0। तो यहाँ से a कॉमन आ गया, तो a - 4 = 0। तो a = 0 एंड a - 4 = 0, तो a = 4। दो आंसर आ गए, एक 0 और एक 4। तो 0 एंड 4, 2 एंड 3, बिल्कुल डी का राइट आंसर, 2 एंड 3 की वैल्यू। Which of the following statement is false about median of a triangle? अच्छा, मीडियन जो है हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह का एक ट्राइंगल अगर है, तो किसी भी साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जो है ऑपोजिट पर, अच्छा 90 डिग्री नहीं होती, हो भी सकती है लेकिन ज़्यादातर होती नहीं है, और इस तरीके से बनती है। ठीक है, दे आर कॉन्करेंट
ठीक है। मीडियंस आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब एक पॉइंट से पास होते हैं, बिल्कुल ठीक है। दे आर इक्वल, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये बात सही नहीं है। अच्छा, दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट, वो एक सिंगल पॉइंट पर मिलते हैं। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द रेशो ऑफ 1:, बिल्कुल मीडियन हमेशा, ये क्लास 9th का थ्योरम है कि 1:2 से अपने आप को, ये आपके पास अगर 2 है, ये 1 होगा, तो 1:2 होता है, आप ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब है जो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है वो कौन सी है? फॉल्स स्टेटमेंट सिर्फ एक है, वो है बी, दे आर इक्वल लेंथ। वो इक्वल लेंथ के नहीं होते, मीडियन जो है वो अलग अलग लेंथ के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। द स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी इन द गिवन डायग्राम, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, स्लोप पूछा है। आप यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट लगा लें पहले, तो ये हो गया 6,6, और ये आपके पास आ गया -5,2। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, तो स्लोप निकाल लें। ये हो गया 6 - 2 अपॉन 6 - -5, तो ये हो गया 4/11। तो देख लेते हैं 4/11 कहीं है, बिल्कुल बी पार्ट है हमारा 4/11। ठीक है, साइन चेक कर लीजिएगा, प्लस माइनस कुछ ना हो। द जर्नल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, जर्नल फॉर्म आपको लिखनी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखा है, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ए वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, एक्स माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। तो देख लें ऐसी कोई इक्वेशन है जी, ये है ए वाई वाली जो टर्म्स है माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, तो सिर्फ बी में ए स्क्वायर का साइन का मसला है, बाकी ठीक है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अब आ जाए 27। 27 में कह रहे हैं द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है आपने एक पॉइंट और उसमें कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट स्लोप बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको पूरी इक्वेशन को जो है पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना दें। 3y इज इक्वल टू -2x और +1। ठीक है, अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, तो y इज इक्वल टू -2x + 1/3। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू -2/3x + 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये इसका समझें एक तरह से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो अब मैं इस इक्वेशन में y की प्लेस पर अगर 0 लगा दूं, तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, x हो गया मेरे पास 1/2 और y 0। तो यहाँ पर, और अगर मैं x को 0 लगा दूं, तो ये हो जाएगा 1/3, y इज इक्वल्स टू 1/3। तो आप यहाँ पर देखें, ये वाली इक्वेशन में y की यानी हमारे पास जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है वो होती है y - y1 इक्वल्स टू m x -x1। अब स्लोप आ रहा है -2/3। आप देख लें, -2/3 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, दो में आ रहा है। तो ये दो में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसीलिए ये तो नहीं हो सकती, तो हमने इसको छोड़ दिया। अब हम कभी भी जब हमें कोई पॉइंट ना दिए गए हों, तो हम इंटरसेप्ट से निकाल देते हैं। तो एक दफ़ा मैंने y को 0 रख के देखा, तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई 1/2। तो y 0, यहाँ 1/2 आना चाहिए था, लेकिन 1/3 आ रहा है, तो मैं ये नहीं ले सकता ये पॉइंट। अब यहाँ पर मैंने x की जगह 0 रख के देखा, तो x की जगह मैंने 0 रखा, तो मेरे पास अ, जो है
y की वैल्यू 1/3 आ गई, बिल्कुल y 1/3, x 0 और ये इक्वेशन सेटिस्फाई, तो a इज द राइट आंसर। हम b या c या d को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The angle between the tangent and the normal at point 1, 10 on the circle। अच्छा, अब यहाँ से सर्कल शुरू हो गया। चलें 20 हो गए थे और ये 7 MCQs जो हैं, आप देखो मैं दिखा दूं कि हमने यहाँ पर 20 पे चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। 21 से 27 हमारे पास 7 MCQs जो हैं चैप्टर नंबर 4 के आए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के 7 MCQs। ठीक है, अब 28 हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है हमारे द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इज, सॉरी मैं सर्किल की वजह से थोड़ा सा वो हो गया। अभी नहीं, अभी वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी स्कीम है उसके अंदर ये 10 MCQs हैं और यहाँ 7 ही हुए हैं, अभी 3 और करने, सॉरी। तो अभी एंगल मैं सिर्फ सर्किल को देख के थोड़ा सा वो हो गया था। तो कह रहे हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल मालूम करना है एट 0, 10 ऑन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10। क्या एंगल होगा टेंजेंट और नॉर्मल के दरमियान? टेंजेंट और नॉर्मल के दरमियान एंगल सिर्फ 90 डिग्री होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, चलें द ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज वन ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर और लाइन। जरूरी नहीं है वो बाइसेक कर रही हो, यहाँ पे बाइसेक कर रही है इट्स ओके, बट ये बाइसेक करना जरूरी नहीं। कह रहे हैं इफ द स्लोप ऑफ ए सी एस टू, ए सी का स्लोप ये रहा, ए सी जो है इसका स्लोप है 2, और देन द इक्वेशन फॉर द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की इक्वेशन मालूम करनी। तो इसका स्लोप दे दिया, तो हमेशा याद रखें ए सी के ऊपर ये एल्टीट्यूड बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हुआ बी डी का जो ये स्लोप है, ये स्लोप होगा -1/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आपके पास इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो आप लिख लें y-y1 इक्वल्स टू mx-x1। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं y-0 इक्वल्स टू -1/2 x प्लस 5। तो अब देख लें ऐसी कोई इक्वेशन है, बिल्कुल y-0 -1/2 x प्लस 5, ए पार्ट ही हमारा करेक्ट है, तो हमने इसको करेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारा इसका लास्ट MCQ है, 10 MCQ हो जाएंगे चैप्टर नंबर 4 से हमारे पास। द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन y एंड m इज। अब ज्वाइंट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 2y, ये हमारा एक्सरसाइज 4.5 से सवाल बना है। तो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ये हो गया 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 2xy इक्वल टू 0, ये कैंसिल, और हम शिफ्ट करवा दें तो x² -4y² इक्वल टू 0। तो x² -4y², बल्कि हमारे पास इसी फॉर्म में लिखा है 4y² -x² इक्वल टू 0। तो पार्ट ए करेक्ट है। ज्वाइंट इक्वेशन का मतलब ये होता है दो लीनियर इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें, दोनों ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के 10 MCQs खत्म हो गए। ठीक है, तो ये आपके 30 मार्क का सिंपल से MCQ थे। आप देखें कितनी आसानी से आप यहाँ तक 30 में से 30 ले सकेंगे इंशाल्लाह। फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये हमारे चैप्टर नंबर 5 से एक MCQ से, द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज डिफाइंड। अच्छा,
अब लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 5 है, इसमें द वैल्यू ऑफ द डिसीजन वेरिएबल गिविंग एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, the any value of the decision variable satisfying the constraint, all corner points in a feasible region, all points satisfying the constraint. अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज डिफाइंड। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास मैक्सिमम सॉल्यूशन जो आ सकते हैं वो कैसे होंगे। द वैल्यू ऑफ द डिसीजन वेरिएबल गिविंग एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, जरूरी नहीं एक्सट्रीम वैल्यूज दे रही हूँ, एनी वैल्यू ऑफ द डिसीजन वेरिएबल सेटिस्फाइंग, कोई भी वैल्यू जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइंग करिए वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे सकती है। और कॉर्नर पॉइंट्स भी जरूरत है, बीच की वैल्यू को भी हम ले सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की ओनली 1 MCQ थी। अच्छा, अब हमारे पास है अ कोन इज कट बाय अ प्लेन टू फॉर्म हाइपरबोला। एक कोन को अगर आप कट कर दें उसका प्लेन, तो फिर वो हाइपरबोला बन जाता है। इफ द एंगल बिटवीन द एक्सिस of the cone and the plane cutting the cone is theta, then which of the following is true? Theta equal to 0, theta equals to 90, and theta greater than 90, theta is greater than 0 and less than 90. कह रहे हैं the angle, if the angle between the axis of the cone and the plane uh, cutting the cone is theta, अगर हम इसको कोन को कट कर दें और हमारे पास आए तो एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री है। द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू 5,0 and 0,5 will be equation of a circle passing through the points 5,0 and 0,5। अब ये सर्कल से पास हो रही है और आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको बतानी है, तो 2 पॉइंट आपको बता दिए। अब आप क्या करें, इन दोनों पॉइंट से अच्छा जी, यहाँ पे अभी हमने 32 देख लिया था, तो इसमें हमारे पास सॉरी मैंने उसको 90 बोल दिया था, ये थीटा जो है 90 से छोटा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हुए और आपको अब 1 बाय 1 रख के देख लें ये इन इक्वेशंस में। तो ये वाली इक्वेशन अगर आप देखें एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ 25 रख दूँ, +25 -25 कैंसिल और y की जगह 0, तो इक्वेशन 0 हो जाएगी। और अगर x की जगह 0 रख दूँ, y की जगह 5, तो 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 कैंसिल होकर 0, तो सी में करेक्ट पुट हो रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब इसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब ये आपको दिया हुआ है और कंडीशन दे दी है इंटरसेक्शन की, ए स्क्वायर 1 + m स्क्वायर -c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, कौन सी लाइन टेंजेंट टू द सर्कल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका ए की जगह 4 लगा दें। ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 1 + m का स्क्वायर जो हो गया हमारे पास कंडीशन फॉर इंटरसेक्ट, अच्छा ये इंटरसेक्शन की दोनों इक्वेशन जो है इंटरसेक्ट हो रही हैं और इससे, तो हम एक काम कर लेते हैं कि इतना लंबा चौड़ा इसमें नहीं जाते। आप सिंपल क्या करें कि 1 बाय 1 इधर पुट करके देख लें कि कौन सी इक्वेशन y इसमें जो है पुट हो जाएगी और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये कंडीशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल्स टू
एम एक्स प्लस सी, आप इसको पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास सॉल्व होगी, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू जो है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0 एट। जब भी एट आएगा और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी होगी, हम इसको डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हो गया 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सबको शिफ्ट करवा दें तो ये हो गया 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2 - 2x, और ये 2y यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल। तो अब हम यहाँ वैल्यू x की और y की लगा देंगे -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 -1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास 0 हो गया, 0/1, तो स्लोप आ गया हमारे पास 0। ठीक है, स्लोप 0 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है तो 0 का ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो 0 अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इन्फिनिटी। ठीक है, 0 आ गया, सॉरी 1/0। ठीक है, इसको इसमें लगा दें, y-1 इक्वल्स टू 1/0 x प्लस 1। तो ये 0 हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हमारे पास ये आ गया। इसके बाद आइए, कंसीडर द गिवन पैराबोला। ठीक है, अ, ये सर्कल के हमारे पास जो है 32, 33, 34, 35 चार एमसीक्यूज थे सर्कल से। ठीक है, अब 36 से स्टार्ट हो रही है पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला की। ठीक है, तो ये पैराबोला की कंडीशन है, a इक्वल्स टू 1/4 द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये अपवर्ड पैराबोला है, ऊपर की तरफ है, ये इसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स के आप चाहें कोऑर्डिनेट लिख लें, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, 3, h और k आ गया आपके पास, और a की वैल्यू भी पता चल गई। तो हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay माइनस के। अब वैल्यू पुट कर दें, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1/4 y माइनस 3। तो इक्वेशन हो गई x प्लस 1 हो, अच्छा ये इन्होंने ओपन कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y-3। y को आइसोलेट कर दें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4। तो ये हमारे पास एक बी है, बी इज द राइट आंसर। 37 में कह रहे हैं द एलिमेंट ऑफ द पैराबोला आर टेबुलेटेड एज, ये वर्टेक्स दे दिया, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस। अब आपने बताना है द ग्राफ ऑफ द पैराबोला इज गिवन द इंफॉर्मेशन। अच्छा, ऑप्शन इस पे लिखे, आपको बताना है कौन सा पैराबोला है। तो पहले वर्टेक्स देख लें, 1,0, 1,0। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पर एक और चीज देखें, वर्टेक्स सेम है,
का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, फोकस का भी, और वाई चेंज हो रहा है। जब वाई चेंज हो रहा होता है तो इसका मतलब है हमारे पास वाई की वैल्यू जो है वो अ, देख लेते हैं, 1,0, फोकस आ गया 1,1, 1,0 और 1,1, 1,0। अच्छा, 1,0 के ऊपर आपके पास एक ये रहा वर्टेक्स, और एक ये रहा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि डायरेक्ट्रिक्स है -1, डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास -1, वाई इज इक्वल्स टू -1, तो -1 है, तो हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद फोकस है 1,1, ये रहा फोकस, यहाँ पर होगा 1,1, ठीक है। अच्छा, और क्या है, एक्सेस है x = 1, x = 1, बिल्कुल ये रहा एक्सेस है। तो इसका मतलब है ये वाला जो ग्राफ है, ये कौन सा है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहा है। If the axis of the parabola is y = 1 and the vertex is 0, 1, the and open right open है, then the equation of the parabola will be, axis of the parabola y = 1, ये रहा, ठीक है, and vertex is 0, 1, 0, 1, ये रहा 0, 0, 1, ये, ठीक है, ये बन गया हमारे पास द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो अब आप इक्वेशन राइट ओपन है, तो y² = 4ax, तो y-k = 4ax-h, तो लगा दें इसकी वैल्यू, y-1 = 4ax-0, ठीक है। अच्छा, अब y = 1, एक्सेस हमारे पास है 1, तो a की वैल्यू हमारे पास जो हो गई वो हम अब इसको कंपेयर करा दें, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी y² + -2y + 1, ये हमारे पास हो गया, क्योंकि 4a = 1 और a = 1/4, तो ये आ गया x, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, y² - y + 1, ये D is the right answer. Which of the following is the value of eccentricity of the ellipse? अच्छा, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी, ये हाइपरबोला की है 1 से ग्रेटर, ये भी हाइपरबोला की है, और ये इलिप्स की है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है।
तो ये इलिप्स की सेंट्रिसिटी। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, इलिप्स की सेंट्रिसिटी जो होती है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इफ द वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स आर 3, -2, 3 and 8, then its center will lie at the point। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। इफ द वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स आर, वर्टिसेस दे दिए और इसका सेंटर। अब आप सेंटर निकालने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें। 3 + 3 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 3 + 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 3, और -2 और 8, ये आ गया 6/2 इक्वल्स टू 3, तो 3, सेंटर हमेशा क्या होता है इलिप्स का, अगर ये हमारे पास वर्टिसेस हैं तो ये सेंटर है, तो ये मिड पॉइंट फार्मूले से निकल सकता है। तो मैंने मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया। द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ द इलिप्स x² + y² इक्वल्स टू 1। तो टेंजेंट जब भी इक्वेशन आएगी तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एलसीएम ले लें। x² + 4y² इक्वल्स टू 1/4। तो x² + 4y² इक्वल्स टू 4। डेरिवेटिव ले लें, 2x + 8y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 8y dy/dx इज इक्वल टू -2x। ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू -x/4y। तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दें, 0/4 × 1, तो इसका स्लोप 0 आ गया। इक्वेशन लिख दें, y-1 इक्वल टू 0, x-0, तो ये 0 हो गया। y-1 इक्वल टू 0, तो ए इज द राइट आंसर। ऑब्जर्व द गिवन हाइपरबोला। ठीक है, ये हाइपरबोला है। द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन हाइपरबोला आर, ये आपको दे दिया है। एसिम्प्टोट दे दिया है nx, एल और एम जो है वो एसिम्प्टोट हैं, क्योंकि एन एक्स तो नहीं है, तो एक सेंटर लाइन है, मेजर एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो एसिम्प्टोट एल एम होगा, क्योंकि सेंटर ओरिजिन से पास, सेंटर से पास हो जाते हैं इसके। और इसके बाद सेंटर जो हो गया वो ए हो गया, तो और वर्टिसेस हो गए बी एंड सी, तो ये सी इज द राइट आंसर, ये इसकी कंडीशन लिखी हुई है। तो if x² - y² equals to 64, then the square of the eccentricity of the hyperbola अब is equal to 2। अब eccentricity निकालने के लिए पहले तो आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें 64 से, तो ये हो जाएगा x² / 64 -y² / 64 इक्वल टू 1। सही, ए और बी की वैल्यू हो गई, सी निकाल लें, तो 64 + 64 c² आ जाएगा 128। सही, अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू C/E। तो 128 का रूट ले लें, तो 128 का रूट होता है हमारे पास √128 8√2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8√2, और ये आ गया 8 कैंसिल, तो √2। तो √2 का मतलब होता है 1.4 इज इक्वल टू 2, नो, is less than 2, is greater than 2, cannot be determined, is less than 2, 2 से छोटी होगी इसकी सेंट्रिसिटी, 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी, तो हाइपरबोला है। ये हमारे पास हाइपरबोला, इलिप्स और ये सारी एमसीक्यूज खत्म हो गए। हमने यहाँ से कहाँ से शुरू किया था, सर्कल चैप्टर की जो हमारे पास थी,
ये चैप्टर 4 खत्म हुआ था 10। 31 से हमने स्टार्ट, वो 32 से स्टार्ट किया और फिर हमारे पास ये कहाँ तक चली, 32 से 43, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 40, 6 चैप्टर से हमारे पास। ये 6 भी नहीं, अभी 6 चल रहा है, चैप्टर 6 हाफ पोर्शन यानी सर्कल और कॉनिक्स, इससे मिला के 12 एमसीक्यूज हमारे पास हो। अब ये हमारे पास जो है इन एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 6.9 यानी हमारे पास उससे है रोटेशन और ट्रांसलेशन से। 0 0 यहाँ पर आ गया, कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेलल टू द ओल्ड एक्सिस एंड ओरिजिन इज शिफ्टेड टू फ्रॉम दिस लाइन विल बी। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस एच प्लस वाई प्लस k -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ h और k की जगह आप ये वैल्यू लगा दें, x-1 y प्लस 0 -9। तो ये हो गया हमारे पास 2x-2 प्लस y -9। तो ये हो गया 2x प्लस वाई और -11। कहाँ है ये इक्वेशन, ये रहा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 44 हो गई। अब हमारे पास चैप्टर 7 की फर्स्ट टाइम आई है हमारे पास और ये 6 एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं इफ वेक्टर i -2j इज इक्वल टू n m माइनस द वैल्यू ऑफ n। अब हमारे पास यहाँ है i-2j इक्वल्स टू n द वैल्यू ऑफ, ये वेक्टर है। अब हम यहाँ पे इसको कंपेयर करा देंगे, i इक्वल्स टू -nm, तो ये 1 इज इक्वल्स टू -nm आ गया। और यहाँ पर j है -2j, और यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 2n। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई -1। तो n इक्वल्स टू -1, वैल्यू ऑफ n ही पूछा है, तो n इक्वल्स टू -1, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है फॉर द यूनिट वेक्टर 5/p k द वैल्यू ऑफ p। यहाँ 5 लगा देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, k आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास p की वैल्यू 5। इफ a एंड b आर द टू वेक्टर्स इन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये आपके फॉर्मूला शीट में भी लिखा है a अलोंग वेक्टर b। तो अब हम इसको ये लिख देंगे a डॉट b, और अलोंग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग, अलोंग के साथ जो वेक्टर लिखा था उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डी इज द राइट आंसर। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए बी एंड सी इज। अब ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 0 2 1 -1 0 और 1 0 2, इसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो आपको इसका ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कैसे ले लेंगे हम इसको, 1, मैं इसको, तो ये हो गया -2 -0, और ये हो गया, नहीं सॉरी, मैंने ये हो गया 0 + 1 -0, तो ये हो जाएगा 2 -0 और +2 2 माइनस, तो ये हो गया आपके पास 1 +
4, 1 + 4 5। कोई वैल्यू मैंने शायद गलत लिख दी है। 1 2 1 -1 0 1 0 2। तो फर्स्ट वाला, अच्छा ये मैंने गलत, सॉरी। हम इसको अगर इसको लिखें 1, और ये हो गया मेरे पास -2 -0, और ये 0 से तो ख़त्म हो गया, हर चीज़ 0 हो गई। और +2 से ये मेरे पास आ गया 0 और +1। तो ये आ गया -2 +2। तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया 0। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट लिया। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी विल बी, डॉट प्रोडक्ट लेना, आई को आई से, इसका आई नहीं है तो 1 × 0, और +0 × 1 +3 × -1 = 3। हमारे पास ये 0 0 -3, तो डॉट प्रोडक्ट इसका माइनस। If A = 3i - j, B = this are the two parallel vector, then the value of x। अगर वे वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि हम इसको जो है इसका डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो आंसर हमारे पास जो भी आ जाएगा, अगर ये पैरेलल होंगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको, अच्छा, ए पैरेलल टू बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इनको अगर दोनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो आई आई के साथ हो जाएगा। तो ये हो गया 3 = -x, तो x = -3, तो -3। तो ये हमारे 2023 के 50 MCQs थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।